ओके, सो आई थिंक अपन ने 21 तक किया था ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। 22 क्या बोलता है, देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया, वही फिर से वही रिपीट है, ठीक है। बी ए का दिया है, सी एल का दिया है 76 और 127 रिस्पेक्टिवली, और आपको बी ए सी एल 2 का पूछा है। इस क्वेश्चन में एक नोटवर्दी बात क्या है, ये दोनों इंडिविजुअल दिया है तो पता है अपने को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी पता है, मतलब कोलरॉश लॉ लगाना है। बट सवाल ये पूछा है, ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस नहीं पूछा है। क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है ना। इसका मतलब कि अपने को इक्विवेलेंट वेट लेना है कि मोलर मास, मतलब इक्विवेलेंट्स के हिसाब से ये करना है काउंटिंग, या मोलर मास के हिसाब से काउंटिंग करना है। तो अपने को इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से काउंटिंग करना है ना। अगर फॉर एग्जांपल सपोज मोलर कंडक्टेंस पूछा होता, यहां पर वो घुमा रहा है आपको, देखो सपोज मोलर कंडक्टेंस पूछा होता तो अपन सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाते कि लैम्बडा ऑफ बी ए सी एल 2 इज इक्वल टू स्मॉल लैम्बडा ऑफ बी ए 2 प्लस स्मॉल लैम्बडा ऑफ सी एल माइनस ये 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन है। ऐसा अपन सीधा लॉजिक लगाते तो अपना आंसर क्या आता, हम बोलते सर बेरियम का आपको दिया है 127 और क्लोरीन का दिया हुआ है 76 इंटू 2, तो 127 प्लस 152 विच मीन्स 279, ये आपका आंसर आना चाहिए था। आइडियली आप ये सोच के आंसर मार्क करते तो ये हो जाता रॉन्ग। अब सोचा भी कैसे, ऐसे किसी सोचा, राइट, सोचा ना आपने, हाँ, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जरा सोचने वाली बात है। क्योंकि मैंने आपको ये पिछले अभी लास्ट सेशन में भी बताया कि 2 टाइप की मोलर कंडक्टिविटी की बात हुई है ना, एक इक्विवेलेंट और एक जो कंडक्टिविटी है उसकी 2 टाइप की बात हुई। क्या, एक मोलर कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा उसने। अगर वो आपको सिर्फ कंडक्टेंस पूछता तो आप बाय डिफॉल्ट मोलर मानते, बात समझ रहे हो, आप बाय डिफॉल्ट मोलर मानते, या वो मोलर कंडक्टेंस लिख के दे देता तो बेस्ट ही होता, फिर तो आपका आंसर सी आता। लेकिन इक्विवेलेंट वन कंडक्टेंस दिया है तो अपने को क्या करना है, अपने को बेरियम का वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई बात, और क्लोरीन का एज इट इज रखना पड़ेगा, तो वहां पर ट्रिकी हो जाता है कैलकुलेशन। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है, इक्विवेलेंट करके उसने आपको घुमा दिया। तो यहां पर जो ये है ना BaCl2 का, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्या है ये, EQ लिख रहा हूं, समझ गए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट विल बी बेरियम का जो आप कंडक्टेंस ले रहे हो, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय वैलेंसी, समझे, डिवाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है बेरियम की, 2, समझ गए अभी, प्लस क्लोरीन का, बिकॉज क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 1 ले रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई क्या, यस। तो ये उल्टा पड़ गया ना। अब क्या हुआ, 127 डिवाइड बाय 2 प्लस 76। 127 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 120 का आधा 60, 63.5 प्लस 76 विच मीन्स 139.5 इज योर आंसर। है ऐसा ऑप्शन, यस, 139.5, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा घुमाया उसने आपको सवाल में। क्यों, एक वर्ड बदल के उसने घुमा दिया, और मेजॉरिटी बच्चे ये सोच रहे होंगे, है ना, राइट। तो अपने को ये ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, अपने को नीट लेवल पे वो इक्विवेलेंट और मोलर में घुमाएगा। क्लियर, सिंपल है। वंस यू गेट द आइडिया देन द कैलकुलेशन इज फेयरली सिंपल। देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो यहां पर इक्विवेलेंट नहीं दिया, मतलब आप समझ गए क्या पूछ रहा है, मोलर के हिसाब से ही है, वो फंडा समझ गया। अच्छा, हिंट दिया उसने, नॉर्मल, नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट, या तो वो डायरेक्टली ऐसा दे रहा है, नॉर्मेलिटी के हिसाब से दे रहा है, तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते थे अपन, है ना। तो अपने को हमेशा ध्यान देना है कि वो कौन से यूनिट्स में बात कर रहा है। इज दैट क्लियर, यस। तो ये थोड़ा स्मार्टली देखना है अपने को। अच्छा, specific conductance of 0.1 normal KCl solution at 23 डिग्री सेल्सियस is 0.012 per ohm centimeter, ठीक है, मतलब 1 upon ohm centimeter. Resistance of cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm, यानी कि R की वैल्यू आपको दी हुई है, और वो बोल रहा है सेल कांस्टेंट कितना रहेगा।
सेल कांस्टेंट कितना रहेगा, बरोबर। तो आर और सेल कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो क्या है, K इज इक्वल टू बी बाय आर, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू बी बाय आर। सेल कांस्टेंट ये बी जो है ये क्या है, सेल कांस्टेंट है, आर क्या है, ऑब्वियसली यहां पर रेजिस्टेंस है, यस, और के क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने थियरी में भी किया है, यहां पर भी यूज करें, K इज इक्वल टू बी बाय आर। अगर ये याद नहीं रहता, अगर ये याद आपको नहीं रहता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आपने बेसिक तो पढ़े हुए, 2 सेकंड में डिराइव हो जाता है। रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, आप बोलोगे हाँ। रेजिस्टेंस का उल्टा इज कंडक्टेंस, इट इज के ए बाय एल, उल्टा कर दिया पूरा, रो का उल्टा के है ना, तो के क्या हो गया, के हो गया एल जी बाय ए, और जी को मैं 1 बाय आर लिख दूं, और लेंथ अपॉन एरिया क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। लेंथ अपॉन एरिया क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो घूम फिर के वही आया, K इज इक्वल टू बी बाय आर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिजिक्स में तुमने ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने उसको अप्लाई करके यहाँ पर डिराइव किया। और रटा अगर नहीं है, क्वेश्चन रटा हुआ नहीं है फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में डिराइव कर सकते हो। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया, आप बोलोगे सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो दिया हुआ है, के तो सीधा सीधा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सीधा सीधा दिया हुआ है, क्या निकालना है, बी निकाल लेना है, खत्म हो गई बात। अरे बोलो हाँ या ना। तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन मामू बनाने के लिए दिया है क्या, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन तुमको मामू बनाने के लिए दिया है। फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन है कहीं पे, नहीं है, तो B इज इक्वल टू के इंटू आर। के की वैल्यू क्या दी है बच्चों, 0.012, आर की वैल्यू कितनी दी है 55। आ गया आंसर, 12 5 60, 12 5 60, 66। डेसिमल को ये कर लो, सॉर्टेड कर लो, आंसर आ गया। समझ गए क्या, मैंने कैसे किया समझे, 12 5 60, 12 5 60, 60 प्लस 6 66, और डेसिमल को ये कर लिया, आंसर आ गया 0.66, खत्म, 2 सेकंड में आंसर, यस, बढ़िया। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, सेंटीमीटर इनवर्स। अगला सवाल देखते हैं, अगेन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो घूम फिर के क्या है, वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोलता है, NaCl HCl, अरे ये वाला सेम तो कर लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन विद आंसर। ये आंसर रट गया होगा, आंसर रट गया होगा, 390.71 आंसर रटा हुआ है, लर्न हो गया ये तो आंसर, वैल्यूज भी लर्न हो गई होगी, 390.71 सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिर यही 5 एम्पियर करंट ओवरऑल। अच्छा अमाउंट, टाइम, अमाउंट दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, क्या हिंट बताया था बताओ, हिंट बताया था ना, फैराडेज फर्स्ट लॉ है ना। जिंक का एटॉमिक मास चाहिए रहेगा क्या इसमें, हाँ जिंक का एटॉमिक मास चाहिए रहेगा। जिंक का एटॉमिक मास बता देता हूं, तो वो बस फंडा याद रख लेना, सिंपल सा फंडा है, फैक्ट, फैक्ट क्या, कुछ फैक्ट्स रहते हैं ना। जिंक एटॉमिक मास इज, दो ऐसे इस चैप्टर के फेवरेट, एक 65.4 ग्राम, वो एटॉमिक वेट किसका है, जिंक का, और कॉपर का एक उनका फेवरेट है, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम, ये दो उनके फेवरेट है, ये दो उनके फेवरेट हैं। अब यहाँ पर जिंक ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस ही हैं। अमाउंट लिया मैंने, अमाउंट लेना है मुझे, तो ZIT, Z की जगह पे क्या लिखा, E/FIT, E की जगह पे क्या लिखा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी IT, नीचे F तो था ही, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। एटॉमिक वेट कितना था बच्चों, 65.4, करंट कितना लिया, 65 ले लेते हैं राउंड ऑफ, बट इतना भी राउंड ऑफ नहीं करेंगे ना, 65 ले लेते हैं,
तो ये करेंगे 5 एम्पियर करंट, टाइम कितना दिया है 40 मिनट्स, सेकेंड्स में लेना पड़ेगा 40 इंटू 60 अपॉन वैलेंसी कितनी है 2, कैसे पता, जिंक सल्फेट है ना, ZnSO4 वैलेंसी हो गई 2, वैसे भी जिंक की 2 होती है हमको मालूम ही है ना, और फैराडे कितनी 9650। अब आंसर कैंसिलेशन कर लो, आंसर आ गया 2 20 ज़ा 0 0 0 0 कैंसल, ठीक है 65 इंटू यस, तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा 65 इंटू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 6 ज़ा 60 अपॉन 965, बरोबर है, ये आंसर आ रहा है। ऊपर देखो क्या किया मैंने, 65 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, यस। अब क्या करना है, अब 5 से काट देना है, 5 13 ज़ा 5 193 ज़ा, है ना, इजी लग रहा है। अच्छा 13 के टेबल में 193 जाता है क्या, चेक करो, रफली जाता है 13 के टेबल में, मेरे हिसाब से 13 के टेबल में रफली कुछ 13 पॉइंट समथिंग, 13 के टेबल में 14 पॉइंट समथिंग या 15 पॉइंट समथिंग जाना चाहिए, 14.8 जाता है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन मार देता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेशन मार देता हूँ, कैसे 13 1 ज़ा और 13 14 ज़ा 15 ज़ा कर लेता हूँ, 14.8 है, मैंने मोटा मोटी 15 काट दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को 60/15 मिल जाएगा, समझ गए क्या, और 60/15 रफली हो जाता है कितना 4, तो 4 है क्या आंसर में, यस 4.065 ग्राम, दैट इज योर आंसर। चेक करो, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, एकदम बढ़िया सवाल, ऑप्शन सी 4.065 ग्राम, ठीक है, सिंपल है। अच्छा इसको ट्रिक मेथड से भी, जो लास्ट टाइम अभी पिछले कल के सेशन में ही किया था, क्या था ट्रिक मेथड से, कि भाई तुमने 5 एम्पियर 40 मिनट्स के लिए किया, तो 5 इंटू 40 इंटू 60, 4 6 ज़ा 24, 5 ज़ा 112, तो 12,000 कूलम तुमने ले लिए ना, 12,000 कूलम लिए, तो 96,500 कूलम से कितने ग्राम जिंक मिलते थे, 36 ग्राम, कैसे 65/2, 65.4/2 है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट है उसका, वही फंडा ना 1 फैराडे इक्विवेलेंट वेट, तो मैं ऐसे रफली मार सकता था ना कैलकुलेशन, कि 1 फैराडे से यानी कि 96,500 कूलम से रफली मेरे को 33 ग्राम मिल रहे थे, है ना, तो फिर 12,000 फैराडे से कितने ग्राम मिलेंगे, तो भी आंसर सेम आने वाला, चेक कर लो, कर सकते हो, बिना फॉर्मूला के भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, सिंपल, यस। अगले सवाल पे चलें, क्या बोलता है नंबर, क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ये आपका रिसेंटली नीट 2020 में आया हुआ सवाल। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा एक दिमाग ज़रा समझना है, क्या इसमें फंडामेंटल आइडिया क्या है, थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा घाई नहीं करनी, सोचना है, समझना है क्या पूछ रहा है। फंडा बता दूँ आपको, फंडा बता दूँ, एक होती है हमारी ईएमएफ सीरीज, ये तो पता है, हमने थियरी में भी की है बच्चों। ईएमएफ सीरीज होती है हमारी, मतलब सारे मेटल्स को हम लाइन से लगाते हैं, कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा, कौन सा वाला मेटल ऑक्सीडाइज होगा, उसकी एक पूरी हम सीरीज बनाते हैं। ये देखा हुआ है आपने, यस। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर हम बोलते हैं ईएमएफ सीरीज, या फिर हम बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज, ये भी बोलते हैं। ये नाम सुने हुए हैं क्या, नहीं सुने तो अभी सीख लो, क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ सीरीज या फिर ईएमएफ सीरीज या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज या तो इलेक्ट्रोकेमिकल। ये क्यों नाम बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन में अलग अलग नाम दे आपको घुमाने के लिए। यहाँ पर उसने क्या बोला है, अब बताओ कौन सा नाम बोला उसने, ईएमएफ सीरीज, तो आप समझ जाओगे, अच्छा ईएमएफ सीरीज है। अब ये ईएमएफ सीरीज में होता क्या है, ईएमएफ सीरीज में सारे मेटल्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लगाया गया है। कैसे लगाया गया है, ईएमएफ सीरीज में सारे मेटल्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लगाया गया है। क्लियर, यानी कौन सा मेटल आसानी से रिड्यूस करेगा
या रिड्यूस होगा, ये आपको उससे पता चल सकता है। अगर वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यस, और खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये बात से आप सहमत हो? जो खुद रिड्यूस हो जाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो सामने वाले को रिड्यूस करता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? अब यहां पर वो पूछ के आ रहा है, जरा सुनना अच्छे से, सवाल को समझना। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजिशन इन ईएमएफ सीरीज। क्या? हैविंग टॉप पोजिशन इन ईएमएफ सीरीज। क्वेश्चन समझ में आया कि ये 4 मेटल आपको दिए, कौन से? मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड और पोटेशियम। मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड एंड पोटेशियम, ये 4 मेटल है। इनमें से टॉप पोजीशन किसकी है ईएमएफ सीरीज में? सवाल समझ में आया कि नहीं? बोलो। सब में रिडक्शन ही हो रहा है क्या? बताओ। सब में रिडक्शन हो रहा है? सब में रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वो रिडक्शन पोटेंशियल मांग रहा है। वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से तुमको अरेंज करने बोलता है ना। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग रिडक्शन गिनते हैं, हम लोग रिडक्शन ऑप्शन चारों में दिए हुए। मुझे ये सिर्फ इतना जानना है, इनमें से किसकी टेंडेंसी है अच्छे से रिड्यूस हो जाने की। सवाल समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, फिर से समझो। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट है किसकी टेंडेंसी है, सुनो ध्यान से, मैं आपके लिए हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको आसानी से पूरा ईएमएफ सीरीज फंडा समझ में आ जाए और याद रह जाए। जो रिड्यूस होगा, जो रिड्यूस होगा वो ऊपर की पोजीशन पे। जो रिड्यूस करेगा, जो रिड्यूस करेगा मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो नीचे। मतलब जो मेटल सामने वाले को रिड्यूस करेगा वो नीचे है, जो खुद रिड्यूस हो जाएगा वो ऊपर है। ये फंडा याद रख लेना ईएमएफ सीरीज का, ये फंडा याद रह जाएगा। हिंदी में लिखा है, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऊपर, जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा वो नीचे। क्या ये समझ गए क्या? अब आसानी से आंसर आ जाएगा। अब जो 4 मेटल दिए, जो 4 मेटल दिए, उनमें से सबसे आसानी से रिड्यूस होने वाला मेटल कौन सा है? तो आप बोलोगे सर गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। कैसे, क्यों, जरा उसका लॉजिक भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया। जो लेस रिएक्टिव है, क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो लेस रिएक्टिव है ना वो ऊपर रहेगा, वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी उसकी, खुद रिड्यूस होने की। और जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो नीचे रहेगा, उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। समझे क्या? रिड्यूस करेगा मोर रिएक्टिव, रिड्यूस होगा लेस रिएक्टिव। अब तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, अब तो कोई आपको डाउट हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ, ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, अब देखो, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड और पोटेशियम, सबसे लेस रिएक्टिव कौन? गोल्ड। क्यों? गोल्ड को हम इनर्ट मेटल बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल बोलते हैं। गोल्ड के तुम ऑर्नामेंट्स पहनते हो ना, चेन, अंगूठी पहनते हो ना, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता तुम्हारी स्किन के साथ। तुम क्या सोडियम और मैग्नीशियम के कड़े और कंगन पहन के घूम रहे हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव चीजों के तुम ऑर्नामेंट्स नहीं बनाओगे। लॉजिकल बात बोल रहा हूं क्या? तो सिंपल याद रखना कि जो लेस रिएक्टिव है वो ऊपर होगा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, अब आंसर इज डायरेक्ट। विच हैज टॉप पोजीशन? जो लीस्ट रिएक्टिव है। कौन है लीस्ट रिएक्टिव? गोल्ड। समझ गए क्या? बोलो हाँ या ना। यस। नाउ आइडियली यू आर सपोज टू नो द एंटायर टेबल बाय हार्ट। आइडियली यू आर सपोज टू नो द एंटायर टेबल बाय हार्ट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता, बट ऐसा माना जाता है जनरली कि आपको ये पूरा का पूरा ईएमएफ सीरीज क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, या जितना रख सको ठीक है, ये तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? लिथियम। देखो मैं नीचे से ऊपर लिख रहा हूं, समझ गए ना। जो नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव वाला है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम रिएक्टिव वाला है, ये समझ गए ना। लिथियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ओके, आयरन, टिन, क्रोमियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और फ्लोरीन। मैंने सारे नहीं इंक्लूड किए, मैंने पॉपुलर वाले जो ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं वो इंक्लूड किए। समझा क्या? जो पॉपुलर वाले होते हैं वो मैंने इंक्लूड किए। अब इसका आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूं फटाक से कैसे याद करना है। लिटिल पॉप कनेडियन स्टार मेड ऑल ज़ूलूज इन टाउन क्रेजी फॉर हिज कार एंड सेड टू हिज सिस्टर, कम माई सिस्टर, लेट्स प्ले गोल्फ फॉर फ्री। ध्यान से सुनना। एक पॉप स्टार था कनाडा से, वो गया अफ्रीका में, ज़ूलू लोग, ट्राइबल लोग होते ना, उनके शहर में गया, मस्त महंगी गाड़ी लेके गया, वो लोग पागल हो गए उसकी गाड़ी देख के। फिर वो वहाँ से, अमीर आदमी था, गोल्फ खेलने चला गया अपनी सिस्टर को लेके, बहन को लेके। कहाँ गया? गोल्फ खेलने। क्या बोला मैंने? लिटिल, LI, लिटिल पॉप कनेडियन, पॉप मतलब पोटेशियम, समझ गए? कनेडियन, स्टार, स्टार मतलब सोडियम, मेड ऑल ज़ूलूज, ऑल एल्यूमिनियम, ज़ूलूज, इन आयरन, आयरन, टाउन, टिन, क्रेजी, क्रोमियम, फॉर हिज hydrogen, is hydrogen, car is copper, and he said to his sister, sister means silver, SI, sister silver, that they want to play golf for free। समझा क्या? अब मुझे बताओ, गोल्ड आया टॉप पे? प्रूव हुआ? गोल्ड आया टॉप पे? गोल्ड से ऊपर फ्लोरीन आता है बाय द वे। और क्या क्या ऑप्शन दिए थे देख सकते हो आप। देखो, मैग्नीशियम यहाँ है, पोटेशियम यहाँ है, जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है। क्लियर हो गया अभी एकदम अच्छे से? आपको समझा, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और ट्रिक भी बता दी। अगर याद रहता है सीरीज तो ठीक है, वैसे सीरीज को रटने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? अगला 27 क्या बोलता है? लेट्स सी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। अच्छा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड मतलब SRP, यानी कि हमको अगर उसने बताया नहीं कि रिडक्शन कंसिडर करना या ऑक्सीडेशन, तो किसको कंसिडर करते हैं? बाय डिफॉल्ट रिडक्शन, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्लियर ना? ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, ध्यान से देखो। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस चैप्टर में से ये सवाल ज्यादा कंफ्यूजिंग माना जाता है, ऐसे टाइप का सवाल कंफ्यूजिंग माना जाता है। आपको 2 लाइन बताऊंगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है, और आंख बंद करके सही आंसर मार्क कर पाओगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं क्या बोलता है। सॉरी, वैल्यूज ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम एंड क्रोमियम आर गिवन। -1.66, 0.80, 293 और -0.74। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्या बोला है? ध्यान से सुनना, क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। समझ में आ रहा है क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो आपको पिछले क्वेश्चन पे जरा वापस लेके चलता हूं। आपको ये जो मैंने लिस्ट बताई ना, इसमें 2 छोटी छोटी चीजें आप लिख लेना। एक जो आपका फ्लोरीन है, ये क्या है? फ्लोरीन, ये आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम जो है आपका, लिथियम, ये आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बेस्ट? बोलो, क्या है बेस्ट? मतलब जो जितना नीचे है उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो उतना अच्छा, उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, उसकी रिडक्शन की पावर अच्छी है ना? तो अब ये समझ में आया कि लिथियम से फ्लोरीन जाते जाते रिड्यूसिंग पावर घट रही है। घट रही है, बोलो हाँ या ना? लिथियम से फ्लोरीन जाते जाते रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है? सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग पे जा रहे हो। सही बोल रहा हूं? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? बरोबर है? बेस्ट रिड्यूसिंग से आप बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग तक जा रहे हो, तो आपकी रिड्यूसिंग की पावर घट रही है। अब समझो, आप समझ गए आंसर क्या आ जाएगा। आपको उन्होंने वैल्यूज दी हैं, ठीक है? तो जितनी ज्यादा, कौन सी? जितनी ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू क्या देखनी है? जितनी ज्यादा
नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बोला? जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना बढ़िया क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी लाइन अगर आप सिंपल सी फाइन लाइन, मैंने कहा क्या कहा, 2 लाइन दूंगा याद हो जाएगा। ये लाइन आप याद कर लो। क्या लाइन याद करो? सिंपल सी हिंदी में याद कर लो, कोई बात नहीं। क्या? जितनी नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, क्या बोला? जितनी नेगेटिव एसआरपी, एसआरपी समझते हो ना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। 2 लाइन भी नहीं, एक ही लाइन याद कर लो तो भी बहुत है तुम्हारे लिए। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो ऑब्वियस हो गया है ना। अब बताओ इसमें सबसे नेगेटिव क्या था, बताइए फटाफट। -1.66 और -0.74, सबसे हाईएस्ट नेगेटिव कौन था? आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम सबसे हाईएस्ट नेगेटिव था, सही है, देख लो। हाँ, तो एल्यूमिनियम। फिर सिल्वर वॉज पॉजिटिव, सिल्वर वॉज पॉजिटिव तो खराब है। पोटेशियम इज +2.93। मेरे को लगता है इसमें प्रिंटिंग एरर हुआ है कुछ। पोटेशियम इज स्ट्रॉन्गर देन दिस ना। पोटेशियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ना, मैंने यहाँ सीरीज लिखी हुई है ना, पोटेशियम शुड बी मच स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम। आई थिंक उन्होंने प्रिंटिंग एरर किया, एक बार चेक कर लेना। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रिंटिंग एरर किया तो वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, समझे? तो फिर अटेम्प्ट करके आना, आंसर फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उनको झक मार के देने पड़ेंगे। पर यहां पर मान लो आप समझ गए, -2.93 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट किसका था? पोटेशियम का। फिर सिल्वर पॉजिटिव हो तो छोड़ दो, एल्यूमिनियम माइनस ये है और क्रोमियम ये रहा, तो सबसे अच्छा पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्रोमियम है क्या? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर। यस, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। अगर आपको इतने सब तामझाम में नहीं जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ये वो सब में नहीं जाना है, तो और आसान कर लो, और आसान कर लो। जितना स्ट्रॉन्ग मेटल, जितना अच्छा, जितना रिएक्टिव मेटल, उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता है ना, पोटेशियम बहुत अच्छा रिएक्टिव है, फिर उससे थोड़ा कम एल्यूमिनियम है, उससे थोड़ा कम क्रोमियम, और सिल्वर, वही सिल्वर गोल्ड तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। तो सिल्वर लास्ट में एक ही ऑप्शन में ना बेटा, आखिर में सिल्वर तो एक ही ऑप्शन में ना। आपको कंफ्यूजन का, गलत होने का स्कोप है ही नहीं। देख लो, आप किसी भी लॉजिक से, जो मैं लॉजिक बता रहा हूं वो लॉजिक से जाओगे, आंसर करेक्ट आएगा। समझ में आ गया क्या? सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव, बढ़िया, यस, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। तो आर याद रखना, आर नहीं, आर यानी जो जितना रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा वो उतना रिएक्टिव, जितना रिएक्टिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, आर, ठीक है। ओके, अगेन 2019 का सवाल, बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा इसका थर्मोडायनेमिक्स से भी लेना देना है। क्या बोलता है? एक सेल है जिसका रिएक्शन ये रहा, एक आपका गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। इसका आपको टेम्परेचर दिया 298 केल्विन और ई नॉट ऑफ सेल दिया। क्या दिया है? ई नॉट ऑफ सेल, मतलब ये सेल इतना पोटेंशियल, इतना ईएमएफ जनरेट करके देता है। जैसे रिमोट है, इसमें जो सेल लगा हुआ है वो मेरे को 1.5 वोल्ट देता है, वैसे भाई ये एक पर्टिकुलर सेल था जो मेरे को 0.24 वोल्ट जनरेट करके दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? है ना? वो क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। क्या पूछ रहा है बच्चों? वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर दिस सेल रिएक्शन इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ फैराडे इज 96,500 कूलम। तो स्टैंडर्ड एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने सेशन में इसके पहले पिछले इसमें हमने जब सॉल्व किया इसको, तो हमने क्या किया था? गिब्स, जो लास्ट सवाल किया था ना, गिब्स एनर्जी कम होती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, याद है? लास्ट क्वेश्चन वही सॉल्व किया था। गिब्स एनर्जी नेगेटिव जाती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बोला था ना। तो यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा है, याद रखना। यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? देखो, आपका जो डेल्टा जी नॉट है, क्या है? सेल का डेल्टा जी नॉट, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। क्या है? बोलो,
NF E0 ऑफ सेल। ये फॉर्मूला नहीं पता तो लिख के लो। वैसे इस चैप्टर की थियरी में हमने फॉर्मूला वैसे किया हुआ है, नहीं पता करके लो, लिख के लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आ जाता है, माइनस NF ऑफ सेल। आप बोलोगे सर ठीक है ना, आधी चीजें, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये रहा फैराडे, मेरे को मालूम है, ये रहा फैराडे तो मालूम ही। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर मेरे को इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे क्या? यहां पर इस इक्वेशन में मेरे को इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या, बताना जरा। इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दिखे। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दिखे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से सुनना, 2Fe3 प्लस इज बिकमिंग 2Fe2 प्लस, बरोबर है, ध्यान से सुनना, 2Fe3 प्लस इज बिकमिंग 2Fe2 प्लस, ये हो रहा है, मतलब 2 मोल Fe3 प्लस बना 2 मोल Fe2 प्लस। तो गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन, किया कि नहीं किया? कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने? 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये काउंट कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 और 4 कितना डिफरेंस? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या? ये हिंट है, ये कैच है इस क्वेश्चन का, ध्यान से सुनना। नहीं समझा तो ध्यान से सुनना। Fe3 प्लस बिकेम Fe2 प्लस, ये सही बोल रहा हूं क्या? ये हुआ है क्वेश्चन में, अपने मन से तो नहीं लिख रहा हूं। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने से ये होगा, बोलो हाँ या ना। ये 3 पॉजिटिव चार्ज था, तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो 2 पॉजिटिव चार्ज बना, बोलोगे ठीक है। अब वो बोल रहा है भैया पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है, चेक करो क्वेश्चन में ये दिया है क्या, देखो दिया है ना, 2Fe दिया है ना। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सचेंज हुआ बताइए फटाफट। मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुआ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस मेरी n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2। अब आंसर ले आओ, n की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया क्या? -2 into 96500 into what is E of cell given? It is 0.24. E of cell is given as 0.24. Is that clear? तो -0.48 into 96500। अच्छा, 96,500 into 0.48, रफली आधा हुआ क्या? 0.5। मैं 0.48 को 0.5 मान लूं स्मार्टली, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। और 96 का आधा कितना हुआ? 96 का आधा रफली 48 होता है, रफली 48 है ना। अगर 0.5 होता तो 48 होता, तो ये माइनस 46,000 के आसपास है, तो -46 किलो जूल के आसपास है। अब यहां देखो, ए और सी तो गलत हो गए, ये गलत, ये गलत, ये +46 है -46 है, कौन सा आंसर है? माइनस साइन वाला, बात खत्म, इजी, आ गया ना, क्लियर। आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। फॉर्मूला सिंपल था, n की वैल्यू मिल गई तो आंसर आ जाएगा। और n कैसे निकालना है दिखा दिया, कुछ नया नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया है उसी में से क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? समझा क्या? यस। नंबर नेक्स्ट 29 क्या बोलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें ये उसका रिप्रेजेंटेशन, सेल का ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर वो बोल रहा है बॉस आपके पास ये वाला सेल है, सेल का रिप्रेजेंटेशन देखना, बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। और सेल के रिप्रेजेंटेशन में क्या फंडा है? फंडा बोल सकते हो, या यहां पे इसको मैं ट्रिक बोल दूंगा, कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लोन। ये बहुत पॉपुलर ट्रिक है, मैंने थियरी में भी करवाई है। लोन का मतलब जो लेफ्ट साइड पे है वो एनोड, उस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ए मतलब एनोड तो है ही, और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में।
और इसी L से एक और चीज मिलती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लॉस? L से दो चीजें मिलती हैं, लेफ्ट साइड पे भी होना चाहिए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब सवाल समझो, वो बोल रहा है ये तुम्हारा सेल है, तो तुमको पता चल गया जिंक जो है वो मेरा एनोड है और कॉपर जो है वो मेरा कैथोड है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये डैनियल सेल है, जिंक और कॉपर तो मालूम ही है क्या होता है, डैनियल सेल। वो बोल रहा है जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनली 0.01 मोलार थी और कॉपर की 1 मोलार थी। आप बोलोगे ठीक है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 1 मोलार बना दी जाए, ओरिजिनली 0.01 मोलार थी, अब 1 मोलार बना दी जाए और कॉपर मतलब उल्टा कर दिया, वो अक्षय कुमार वाला मीम हमारा फेवरेट। पहले जिंक सल्फेट 0.01 मोलार था और कॉपर सल्फेट 1 मोलार था, ये सवाल है उसका। अब वो बोल रहा है तुमने उल्टा किया, कॉपर सल्फेट को 0.1 मोलार कर दिया, इसको 0.01 मोलार कर दिया और इसको क्या कर दिया, 1 मोलार कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया अदला बदली। क्या कर दिया? कॉन्सेंट्रेशन को अदला बदली किया। अब सवाल वो ये पूछ रहा है कि पुराने पहले केस में ईएमएफ था E1, सेकेंड केस में ईएमएफ था E2, अब जो नया वाला ईएमएफ है वो इक्वल होगा या कम होगा या ज्यादा होगा या जीरो होगा, ये बताओ। इन शॉर्ट घूम फिर के वो ये पूछ रहा है कि कैथोड और एनोड की कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सचेंज करने से ईएमएफ में क्या बदलाव आएगा, ये सवाल है उसका। एक बार 10 सेकंड लो, शांति से पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करो, समझो कि अच्छा सर ने जो बोला वही वो पूछ रहा है, ये दिया गया कि नहीं दिमाग में। चलो देखो, चेक करो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या अच्छे से? यस, है ना? क्वेश्चन समझा? बढ़िया। अब देखते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करने के अगेन एक लॉन्ग कट है और एक शॉर्ट कट है। अपन क्या करेंगे? शॉर्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स, है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक हो, ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो है नर्न्स इक्वेशन है। क्या है नर्न्स इक्वेशन? वो क्या बोलता है? E ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होता है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं। क्लियर? अब जरा दिमाग लगा के बात मेरे को समझ के अच्छे से बताना। हाँ, अच्छे से समझ के बताना। मैं इसको केस 1 और केस 2 में तुमको अप्लाई करके दिखाता हूं। ये सेम इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, केस 1 और केस 2 में तुमको शॉर्ट में अप्लाई करके दिखा रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, या तो अगर नहीं समझिए तो फिर पूरा अपन लॉन्ग टर्म भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे हिसाब से शॉर्ट में एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। करके देखते हैं। मैं बोल रहा हूं केस 1 और केस 2। केस 1 में तुम्हारा जिंक सल्फेट 0.01 था और कॉपर 1 था, मतलब जिंक के आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, कॉपर के आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी। ये क्लियर है? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, क्या हमें ये मालूम है? हाँ, हमेशा जो एनोड का आयोनिक फॉर्म है, क्या बोला मैंने, सुनना, जो एनोड का आयोनिक फॉर्म है ये तुम्हारा प्रोडक्ट होता है और कैथोड का जो आयोनिक फॉर्म है वो तुम्हारा क्या होता है, रिएक्टेंट। क्लियर? समझना बात। एनोड का, अभी आप बोलोगे ठीक है एनोड का आयोनिक फॉर्म ये हमारे दिमाग में रह गया, यानी जिंक का आयोनिक फॉर्म जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा और कॉपर का जो आयोनिक फॉर्म है वो हमारा रिएक्टेंट बनेगा। तो केस 1 में जरा समझना कि E ऑफ सेल, जिसको उन्होंने E1 बोला, जिसको उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है, क्या ओरिजिनली E1 था, फाइनल E2 है।
ये उन्होंने बोला है ना, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको लिख के दे रहा हूं। E1 was original minus 0.0592 by 2 log of, अभी प्रोडक्ट क्या था, जिंक यानी कि 0.01 और रिएक्टेंट क्या था, कॉपर यानी कि 1। कभी फर्स्ट केस में, फिर से देखो, फर्स्ट केस में जिंक के आयॉन्स इतने थे, कॉपर के आयॉन्स इतने थे। सो फार क्लियर, सिंपल। अब केस 2 पे चलें। आप समझ गए होगे कि केस 2 में क्या करना है, समझ गए ना? क्या? E2 is E naught of cell minus 0.0592 अपॉन 2। ये 2 कहां से आया भाई? जिंक का भी वैलेंसी 2 है, कॉपर का भी 2 है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, तो अंडरस्टूड है, इसमें कुछ नहीं। अब इस बार उल्टा करना है, क्या बोलो? जिंक 1 हो गया और कॉपर 0.01 हो गया। क्लियर हो गए आप लोग? बात को समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? यस, एब्सोल्युटली समझ में आया। क्या किया? ये कॉन्सेंट्रेशंस को मैंने उल्टा कर दिया। अब ध्यान से सोच के समझ के मेरे को ये बात बताना, ध्यान से सोच के समझ के ये बात मेरे को बताना कि E1 बड़ा या E2 बड़ा या दोनों से, मैथमेटिकली सोच के बताना। E2 की वैल्यू छोटी होगी, क्यों? बड़ी नहीं हो सकती, छोटी होगी, क्यों? जरा सोचते हैं, समझते हैं बात को। छोटी क्यों होगी बॉस? ये देखो ना, ई सेल में से ये वैल्यू माइनस करनी है। ये वैल्यू समझो, मैं तुमको एक रेफरेंस पॉइंट के लिए बोल दूं कि ई सेल की वैल्यू, वैसे डैनियल सेल के ई सेल की वैल्यू तो मुझे मालूम है, बट मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये 1.1 है। तो 1.1 माइनस इतना, और यहां पर भी 1.1 माइनस इतना। क्लियर? मैथमेटिकली सोचो, ये 10⁻² है, ये ऊपर जाएगा बेटा, 10⁻² होगा, तो ये log of 100 होगा। log of 100 कौन सा बड़ा? log of 100 बड़ा है कि ये log of 10⁻² बड़ा है? आप बोलोगे सर log of 100 बड़ा है, विच मीन्स ये वैल्यू पूरी बड़ी है, तो 1.1 में से बड़ी चीज नेगेटिव, बड़ी चीज माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये मत भूलो, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तुम्हारे ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहां पर वो मैथ्स में घुमाएगा, उसको पता है बायो वाले बच्चे बेचारे गरीब मैथ्स में, लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा। ध्यान से समझो, लॉग को कड़क करो। क्या बोला है ना? तो यहां तुमने ये जो वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इतना बड़ा चंक माइनस हो गया, तो तुम्हारा E1 ग्रेटर देन E2 हो गया। समझ गए क्या? अच्छा, फाइनल कैलकुलेशन करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग कट मेथड में पूरा कैलकुलेशन, मतलब कि आप पूरा एक्चुअली ना बैठ के लॉग निकाल के मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लॉग, क्या जरूरत है? दिमाग लगाना है ना। दोनों में E0 ये तो कॉमन है, बोलो हाँ या ना? समझ रहा है क्या? यस। तो ये कॉमन है, तो ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है। आंसर आ गया E1 ग्रेटर देन E2। क्या आया आंसर में? ऑप्शन सी। अच्छा, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो मैं लगभग एक प्रिडिक्शन भी मार सकता था कि E1 ग्रेटर देन E2 आएगा, या ए और सी में से तो डेफिनेटली मार सकता था, क्योंकि बी में बोला है लेस देन और डी में बोल रहा है नॉट इक्वल टू। समझा? वो नॉट इक्वल टू भी बोल रहा है और लेस देन भी बोल रहा है और ग्रेटर देन भी बोल रहा है, तो इक्वल तो नहीं है इतना, तो अपने को मालूम है, तो ए को मैं एलिमिनेट कर सकता था पहले। समझे? यस। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी एलिमिनेशन में भी आपको हेल्प हो जाती है, और एलिमिनेशन नहीं तो यहां पर बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप आंसर इजीली दे सकते हो। फॉर्मूला आपको नर्स्ट इक्वेशन का याद होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, ये तो सबको मालूम है ना। ये क्या है? ये नर्स्ट इक्वेशन है।
नर्स्ट इक्वेशन। अगला सवाल क्या बोलता है? द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज। ओहो, बहुत अच्छा सवाल, काफी फैक्चुअल माना जाएगा इसको। बेसिकली आप बोल सकते हो इसको, आप क्या मान सकते हो, काफी हद तक फैक्चुअल मान सकते हो, ठीक है। बट फिर भी आपको इसका फंडामेंटल आइडिया जरूर बता दूंगा। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, किसकी पोटेंशियल की बात करें, किसके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो इसका पोटेंशियल 0 होता है, ये हमें फैक्चुअली पता है। अगेन ये बहुत ही सिंपल है, इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। कैसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड नेम्ड SHE। ये नाम याद है ना सबको? नाम याद है? SHE पढ़ाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यस, क्या बोलते थे इसको? शी। अरे बोलो हाँ या ना, क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शी। इट इज यूज्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसका जो EMF है, उसका जो E का वैल्यू, सेल का पोटेंशियल का वैल्यू है, दैट इज बेसिकली 0। बेसिकली क्या? 0। अब सवाल वो क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि वो 0 है ना, तो वो कैसे बनाया गया, कितना प्रेशर हाइड्रोजन का यूज किया गया कि उसका जो पोटेंशियल है उस सेल का वो 0 है। क्वेश्चन समझ में आया? हाइड्रोजन गैस से बनाया गया, बोलो हाँ या ना। गैस कंटिन्यूसली पंप की गई इलेक्ट्रोड में, बोलो हाँ या ना। यही तो प्रिंसिपल है उसका। तो अगर आप गैस पंप कर रहे हो तो आपको गैस एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, प्रेशर पे पंप करना पड़ेगा। सवाल उसका यह है कि कितने प्रेशर पे गैस को पंप किया जाए कि उसका पोटेंशियल 0 हो जाए। अब इसी में नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो, अब आंसर आ जाएगा। देखो, आप बोलोगे सर E ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 बाय N log ऑफ H प्लस बाय H। ये होता, आप बोलो क्योंकि log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H, ऐसा क्यों? या फिर log ऑफ H2 का प्रेशर अपॉन H प्लस, ऐसा क्यों? तो भाई H प्लस जब रिड्यूस होगा तो H2 बनेगा। रिडक्शन कर रहे हैं ना हम, रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड। ये ऐसा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, H2 गैस बनेगी। और गैस का कॉन्सेंट्रेशन देखते हो कि प्रेशर देखते हो? गैस का प्रेशर देखते हो, सही है। बोलोगे हाँ सर लॉजिकल बात है, तो गैस का मैंने लिया प्रेशर। अब सवाल ये कि ये 0 कब आएगा? ये पूरा वैल्यू जो है ये 0 कब मिलेगा? जो pH है आपका, जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर वो इक्वल टू 10⁻⁻14 में बना दूं, क्या बना दूं? इक्वल टू 10⁻⁻14, तो मेरा ओवरऑल जो ये वैल्यू है पोटेंशियल का वो 0 हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसा 0 हो जाएगा भाई? वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आपका ओरिजिनल हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है वैसे कॉन्सेप्ट, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड 10⁻⁻7 होता है कि नहीं? होता है ना। और मैंने अभी जो इक्वेशन लिखा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, उसके हिसाब से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट में H प्लस रेस टू 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 10⁻⁻7 द होल रेस टू 2 कितना हुआ? 10⁻⁻14 हुआ ना। तो अगर ये 10⁻⁻14 कर दिया, प्रेशर कितना कर दिया? 10⁻⁻14 कर दिया। तो अब कॉन्सेप्ट समझना। अब यहाँ पर देखो मैथ्स का थोड़ा बेसिक आइडिया इस चैप्टर में आपको चाहिए, ये मैं बोलूँगा ज़रूर, है ना। थोड़ा बेसिक आइडिया मैथ्स का आपको चाहिए। अगर इफ आई मेक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 10⁻⁻14, आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो दिस कि ये जो डिनोमिनेटर है वो तो मेरे को मालूम ही है
कि वो 10⁻⁻14 है। कैसे? क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड मानी गई है 10⁻⁷। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो log ऑफ दिस अपॉन दिस, है ना, वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे? कैंसिल आउट होगा तो log ऑफ 0, सॉरी log ऑफ 1 हो जाएगा 0, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। तो E ऑफ सेल विल बी 0 - 0, खत्म। मतलब दी ओनली कंडीशन, ध्यान से सुनना, दी ओनली कंडीशन in which I can make the potential of hydrogen electrode as 0 is by making the pressure equal to 10⁻⁻14 atm। बहुत ही बढ़िया सवाल, समझ में आया क्या? क्या बोला? The only condition I can make in which I can make the pressure, the potential of this hydrogen electrode as 0 is by making the pressure as 10⁻⁻14। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये 10⁻⁻14 हुआ तो डिनोमिनेटर भी 10⁻⁻14 है, ये कैंसिल होगा, log ऑफ 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0 ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर? करेक्ट? तो आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, यानी कि 10⁻⁴। अगेन 2016 नीट का देखो, वो आपको ट्रिकी कैलकुलेशंस और ये सब बहुत जबरदस्त पूछे उसने, है ना। ये अब फेज 2 का आ गया। फेज 2 का आ गया, क्या बोलता है? इफ द E नॉट ऑफ सेल, इफ द E नॉट ऑफ सेल हैज अ नेगेटिव वैल्यू, E नॉट ऑफ सेल हैज अ नेगेटिव वैल्यू, which of the following relationships gives the correct value of delta G, यानी gives energy and K of equilibrium। सेल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है ना, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपको बचपन से अभी ये तो रट गया है, इतनी बार मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी बताया, हमेशा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो पता ही है ना। केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करते हैं, हर जगह यूज किया अपन, केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज किया बहुत जगह पे, है ना, तो उसमें तो चिंता का कोई बात नहीं। तो डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी और के इक्विलिब्रियम में आपस में क्या रिलेशन है, वो ये आपको पूछ रहा है। क्लियर? पहले सवाल समझा क्या? मेरे को बोलो, सवाल समझा? और सवाल समझ गया तो आंसर बड़ा ही ऑब्वियस है, और नहीं समझा तो जरा फंडा समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो आंसर अपने आप फटाक से आ जाएगा। अगेन देखो, इसको कॉम्प्लिकेटेड भाषा में देखोगे ना, टेक्स्ट बुक की भाषा में, लॉ या थियरी की भाषा में, तो सर के ऊपर से जाएगा। सिंपल भाषा में, अपन क्या गरीब लोग ना, अपन सिंपल भाषा में लिखते हैं ना। क्या है देखो, कॉन्सेप्ट समझ। इफ, है ना, मैं हिंदी में लिखता हूं, अगर सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, तो E ऑफ सेल पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यस, ये कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको समझ में आएगा। जब रिएक्शन अपने आप हो रहा है तो वो तुमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, बोलो हाँ या ना। जब रिएक्शन अपने आप, स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या सिखाया था, याद है ना? स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या सिखाया था, मीनिंग क्या सिखाया था स्पॉन्टेनियस का? जो अपने आप हो सके, है ना। कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस का मतलब था जो अपने आप हो जाए, खुद से हो जाए। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरा फोन जब खुद से काम करेगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी देगा, तब वो चलता रहेगा। जब वो मुझसे ही इलेक्ट्रिसिटी मांगेगा तो वो चलेगा क्या, कि वो चार्ज होगा? दिमाग लगाओ ना जरा। मेरी गाड़ी है, वो नहीं चल रही, मुझसे बोल रही भाई चार्ज दे तब चलूंगी। गाड़ी चलती है ना? हाँ चलती है, फीमेल होती है ना गाड़ी। हाँ चलता है कि चलती है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाँ तो गाड़ी समझो, गाड़ी बोल रही है, मेरी धन्नो जो है मेरी बाइक, वो बोलती है कि भाई चार्जिंग करोगे तो चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। तो वो स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? वो तो बोले भाई नॉन स्पॉन्टेनियस, वो तो चलना ही नहीं चाह रही, तो अपने आप नहीं चल रही वो। तो अगर ध्यान से सुनना,
मुझे सेल वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, मतलब सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था। इतना गया दिमाग में? उल्टा अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नेगेटिव होगा। अब सवाल को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। अब बोलोगे अरे सर इधर यहां तो नेगेटिव दिया है, मतलब रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव है, और क्वेश्चन में क्या दिया, नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन कैसी बात कर रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है। समझा क्या? पॉजिटिव कब मिलता है? जब स्पॉन्टेनियस होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है? नेगेटिव, तो इसका मतलब वो कैसे रिएक्शन की बात कर रहा है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है। और ये तो अभी पिछले सेशन में भी सिखाया था कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसी का ऑपोजिट स्टेटमेंट अभी लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कि भाई नेगेटिव E0 दिया है। क्या दिया है? नेगेटिव E ऑफ सेल दिया है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बोलोगे ये भी सही है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, ये तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 दो ही ऑप्शन में दिया है, देखो जरा, ए और बी में, मतलब सी और डी रिजेक्ट। अब ए और बी में से जज करो। इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, बार बार कह रहा हूं, नीट 2016 के सवाल हैं, तो थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करना, आसान नहीं है, घाई मत करना। हाँ अच्छा, डेल्टा जी 0। अब दूसरी चीज मुझे बताओ, ए वॉन्ट्स टू बिकम बी, ए वॉन्ट्स टू बिकम बी, ये तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन था। ये क्या तुम्हारा, क्या था ये तुम्हारा? ए बी की तरफ जा रहा है, मतलब ए से बी बन रहा है, ये तुम्हारा क्या था? स्पॉन्टेनियस, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन था कि नहीं? फटाफट आगे जाता था तो स्पॉन्टेनियस था, जल्दी जल्दी अपने आप आगे आगे बढ़ रहा था, फटाफट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो स्पॉन्टेनियस था। यानी कि तुम्हारा के वैल्यू अच्छा था, के का वैल्यू बड़ा था, ग्रेटर देन 1, के का वैल्यू पॉजिटिव था। तो के मतलब समझते हो ना, रेट रिएक्शन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्लियर? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब के बड़ा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब के छोटा। समझे? अब मुझे ये बताना जरा अच्छे से समझ के, अगर मैं बोल रहा हूं बी टू ए, क्या ये जाना चाहता है? नहीं, इसका मन तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस, बी से ए। तो इसके लिए क्या होगा? के बोलो लेस देन 1। समझ गए? स्पॉन्टेनियस के लिए क्या था? के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए के क्या था? लेस देन 1 था। समझा? अब मुझे बताओ आंसर क्या आया? ऑप्शन ए और बी में से कौन सा चुनोगे? इजीली आंसर आ गया, बोलो। ऑप्शन ए, ऑब्वियसली भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो जी को उल्टा कर दिया, जो स्पॉन्टेनियस के लिए था, नेगेटिव था स्पॉन्टेनियस के लिए, इसको उल्टा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और के को भी उल्टा कर दिया। स्पॉन्टेनियस के लिए के पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव कर दिया, खत्म। इजी, सिंपल, शॉर्ट मेथड। क्लियर? कॉन्सेप्चुअल बट बेसिक कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2013 का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लैटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH 10। HCl का सॉल्यूशन लिया, HCl क्या देगा? एसिड है, H+ देगा तुमको, ठीक है, HCl एसिड है, H+ देगा, pH है 10, और उसमें हाइड्रोजन गैस तुमने पास किया प्लैटिनम वायर में, और 1 atm प्रेशर रखा, उसका कितना रखा? 1 atm प्रेशर। व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड? क्या बोला है? व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड? क्लियर? अब इसमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अगेन देखो, ये अभी जो क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं ना, ये आपको थोड़े ऐसे लग रहे होंगे कि यार ये इसमें ना मल्टीपल चीजें बार बार
इक्विलिब्रियम की बहुत आ रही है, ऐसा लग रहा है ना कि के इक्विलिब्रियम आ गया, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये कहाँ से घुस रहा है सब। तो भाई वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दूसरे दूसरे चैप्टर्स के, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक यूज़ होते हैं इस टॉपिक में, ये तो फैक्ट बात है। तो अपना थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और ये तीनों जो है ना, ये अच्छे से एक बेसिक आइडिया अपने को तीनों चैप्टर का होगा ना, तो अपना ये तीनों चैप्टर का कोर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अब देखो फिर से फंडामेंटल आइडिया बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको अगेन दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, दो छोटे छोटे फंडे बताता हूँ जिससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तो मेरा फॉर्मूला ही है, फंडा भी नहीं है, सीधा सीधा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने थियरी में घिस डाला, इतनी बार यूज किया, आपको याद होगा, आई एम वेरी श्योर बच्चों। पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये किया है ना, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये किया है कि नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पीएच मेरे को 10 दिया, मतलब मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, इतना आप क्लियर हो गए। आप बोलोगे हाँ, अगर मुझे पीएच 10 दिया है तो मुझे इनडायरेक्टली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है, ये मेरे को क्लियर हो गया। देखो ये पहला हिंट था इस सवाल में, ठीक है। अच्छा बाकी उसने ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाता है वो, ताकि तुम क्वेश्चन में ही सकपका जाओ, अपने को ज्यादा उसमें पगलाना नहीं क्वेश्चन में, अपने को समझना मेन बात क्या, पीएच 10 है और 1 atm प्रेशर है, बाकी सब फालतू है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस बाकी कहानी है, किससे कहानी से अपने को लेना देना नहीं। फॉर्मूला पता चला। अच्छा दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो सिंपल है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। हम लोग हमेशा डिफॉल्ट में रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं, मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुका, हम डिफॉल्ट रिडक्शन को गिनते थे, लेकिन यहां पर खास करके आपको किसका पूछा बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का गेन कराना है कि लॉस कराना है, ये आप बताइए। इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है। तो जब मैं रिएक्शन लिख के चेक करूंगा तो मैं किसको प्रोडक्ट बनाऊंगा, किसको रिएक्टेंट बनाऊंगा, इस पे पूरा गेम है। जो बच्चा ये नोटिस नहीं करेगा वो गलती करेगा। आपने नोटिस कर लिया, आप गलती नहीं करोगे, क्यों जरा देखते हैं। आप बोलोगे सर H2 गिव्स H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, बैलेंस कर रहे हैं तो ये ऐसे हो गया, क्लियर, बैलेंस कर रहे हैं तो ऐसे हो गया, H2 दिस H2 बिकम्स H प्लस आयॉन्स, और ये तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। क्या ये बात क्लियर हुई? मेरे इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई बात? क्लैरिटी इसी के साथ समझ में आई? यही तो मुझे पूछा है, पढ़ो ना क्वेश्चन को। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना था? हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखाया, यस। अब इस रिएक्शन में ये तुम्हारा रिएक्टेंट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना। ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2। आई थिंक अभी तो आंसर अपने आप समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं? मुझे क्वेश्चन में pH कितना दिया, बोलो 10। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? शॉर्टकट 10⁻⁻10। pH 3 रहता तो आंसर 10⁻³ आता, pH 4 होता तो 10⁻⁴ आता, pH 5 होता तो 10⁻⁵ आता। ट्रिक समझ गए? तो pH कितना दिया है, बोलो 10। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई? 10⁻10। अब आंसर आ गया फटाफट। अब सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर को ले आना है, आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। आप बोलोगे ठीक है, E ऑफ सेल is E0 of cell minus 0.0592 upon n log of products का concentration upon reactants का concentration। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? नॉन इक्वेशन याद हो जाए। हो गया याद? फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं। आप बोलोगे ठीक है सर, मेरे को ये चाहिए, यही तो मेरे को सवाल में पूछा है, यही पूछा है ना, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। ई सेल क्या है? 0। अरे बोलो हाँ या ना। ई सेल क्या है? 0।
माइनस 0.0592 अपॉन एन की वैल्यू 2, ये रही एन की वैल्यू, कितने मोल इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कितना था मेरा। अब बोलोगे सर प्रोडक्ट, अरे ये रहा ना प्रोडक्ट भाई, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट गैस थी तो गैस का प्रेशर लेने का, और ये क्या लेने का, H+2 काय को 2, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वेरी गुड। और नीचे क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना दिया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिएला है क्वेश्चन में, हिंट दिएला है, आंसर आ गया, विच मीन्स 0 माइनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻10 द होल स्क्वायर अपॉन 1। क्लियर, आप बोलोगे सही है। और हमको ये मालूम है कि भाई 0 माइनस वॉट एवर नेगेटिव नंबर है, उसको मैं उल्टा कर दूं तो नेगेटिव नंबर है, लॉग को मैं उल्टा घुमा दूं तो लॉग ऑफ m/n इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ n/m। अब बोलोगे हाँ, तो उससे क्या होगा, मेरा फायदा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव का क्या किया मैंने, ये नेगेटिव का मैंने क्या कर दिया, अच्छा 0 माइनस समथिंग मतलब नेगेटिव में ऐसा आंसर आता, अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव। अब बोलोगे क्यों किया, क्योंकि मेरे में दिमाग है चारों ऑप्शन पॉजिटिव है। 0 माइनस दिस विल बी माइनस साइन, ये ऐसा, अब मैंने प्लस किया, इसका मतलब जो लॉग वैल्यू है उसको मैं उल्टा कर रहा हूं, देखो जरा, लॉग ऑफ 1/10⁻⁻20, क्लियर, उल्टा। अरे लॉग ऑफ m इज माइनस लॉग ऑफ 1/m, यस। अगर नहीं पता तो ये सीखो, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग में जो नंबर होता है उसको उल्टा करते हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, समझे। ये 0 तो कुछ नहीं है ना, 0 की कोई वैल्यू है क्या, तो ये माइनस साइन, ठीक है। और उसका क्या किया अभी, प्लस, कैसा किया प्लस, समझा, इसको नीचे लेके आया, इसको ऊपर लेके आया, खत्म। फायदा क्या हुआ, प्लस हो गया ना ओवरऑल। अब क्या है, अब ओवरऑल, यस, तो 10⁻²2, अच्छा 10⁻⁻20 को मैं 2 log 10 भी कर सकता था वैसे, बाय द वे 2 log 10 भी कर सकता था, है ना। तो ओवरऑल मेरी वैल्यू जो आ जाएगी, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, सीधा सीधा ये, इसको 10⁻⁻20 को ऊपर लेके जाओ, 2 log 10 कर लो, -20 को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, और वो +20 हो जाएगा, उसको 2 log 10 कर लो, log 10 इज 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.592, है ऐसा ऑप्शन 0.592 इज योर आंसर, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये हटा के दिखाता हूँ जरा, स्क्रीन हटा देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा जरा, ये कैसे आया समझा ना, नहीं तो देख लो, 0.0592 इंटू ये 10 आएगा ऊपर, कैसे, ध्यान से देखो, ये -20 ऊपर गया, +20 हुआ, log ऑफ 10⁻20 हुआ 20, और ये 2 से कैंसिल किया तो 10 आया, तो इसीलिए मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 0.592, और 591 दिया ऑप्शन में, दैट इज योर करेक्ट फाइनल आंसर। अब तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया, यस, दोनों को समझ में आ गया अच्छे से, यस, ओके। नेक्स्ट, ये सबसे पॉपुलर वैरायटी है इस सवाल, इस क्वेश्चन की, मतलब इस चैप्टर में से वन ऑफ द पॉपुलर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, वन ऑफ द पॉपुलर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, इसको 5 स्टार करना, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको जो फंडा समझा दिया ना उससे ये आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। क्या फंडा समझाया था याद है, सबसे नेगेटिव वैल्यू मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तीनों लिखे हैं, एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है,
अब तो आंख बंद करके आंसर सही लाना है, नहीं तो मार खाओगे। x -1.2, 0.5, -3, तो z सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, फिर x, फिर y, z x y, यानी कि आंसर बी। कितने 5 सेकंड में आंसर आया? बोलो हाँ या ना। और गारंटी के साथ आएगा, और गारंटी के साथ आएगा, सही आंसर आएगा लिटरली 5 सेकंड में। कैसे? गोल गोल घूमते रहोगे, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग वाला ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग वाला रिड्यूस होगा, इसी में घूमते रहते हो, है ना। रेडॉक्स में होता है ना तुम्हारे साथ ऐसा, क्योंकि गोल 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 घूमते हो। गोल गोल नहीं घूमना है। मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोल दिया, दिमाग में बिठा लिया। क्या किया? जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बैठ गया दिमाग में, आंसर आ गया 5 सेकंड में। आया कि नहीं आया? खत्म। मार्क करने का, 4 मार्क लेने का, आगे बढ़ने का। क्लियर? अब तो ये इजी है, ये तो कर लोगे। करो फटाफट ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, क्या बोलता है बच्चा लोग? कॉपर इतना, दूसरा कॉपर ये इतना। मतलब जब Cu2+ से Cu+ बन रहा था, इसका अच्छा रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। इसका जब रिडक्शन हुआ तो इतना वोल्टेज था, इसका जब रिडक्शन हुआ तो इतना वोल्टेज था। तो इससे ये बनाने के लिए कितना वोल्टेज लगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो फिर से, 2+ से 1+ जाने के लिए इतना वोल्टेज, इतना पोटेंशियल, 1+ से 0 जाने के लिए इतना, तो 2 से डायरेक्ट 0 जाने के लिए कितना? सवाल तो इजी है। कैसे करेंगे सोच के बताओ, कैसे करेंगे सोच के बताओ। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको हेस्लॉ की तरह कर डालते हैं, हेस्लॉ करते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में है ना, C+O2 C+12O2, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना अपन, वैसे नहीं होगा ये, वैसे नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एंथैल्पी नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका अलाउ करता था हेस्लॉ? थोड़ा दिमाग लगाना कॉन्सेप्ट। हेस्लॉ क्या बोलता था? किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमको अलाउड है बोलना? एनर्जी का अलाउड था, है कि नहीं? हिंट दे रहा हूं, हिंट, हिंट पकड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हेस्लॉ क्या बोलता था? किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड है? एंथैल्पी का, एनर्जी का? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर, एंथैल्पी का, एनर्जी का अलाउड है। अब पोटेंशियल को, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल को एंथैल्पी या एनर्जी में कन्वर्ट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अभी जस्ट पढ़ा 4 क्वेश्चन पहले ही। आप बोलोगे हाँ सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा। कौन सा? गिब्स एनर्जी वाला, याद करो। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? कि भैया गिब्स एनर्जी जो है वो -NF(E0) ऑफ सेल है। मतलब अगर इधर भी नॉट होगा तो इधर भी नॉट होगा। आ गया आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका अलाउड है? एनर्जी का। बस एनर्जी में कन्वर्ट कर लो तीनों इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो और आंसर ले आओ। हाँ बोलोगे हाँ, 1 नंबर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन है मेरे पास, क्या मैं तीनों के लिए डेल्टा जी लिख सकता हूं? ये मेरा सवाल आपसे है। आप बोलोगे हाँ सर, इजीली लिख लेंगे। तीनों में मेरे को n की वैल्यू तो मालूम ही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, 2 से 0 जा रहे हो। f तो सब में कॉमन है, और e तो मेरे को इसका दिया हुआ है दोनों का, और तीसरे वाले का ढूंढने का है। f कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, e का वैल्यू आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल बनाया उसने। ये कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने ये बात पकड़ी, कॉन्सेप्ट पकड़ा कि भाई एनर्जी का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड है, वोल्टेज का अलाउड नहीं है। समझे बात को? और कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो इजी लग रहा है। क्लियर हो गई बात? अरे बोलो हाँ या ना, है ना। तो इसका ये अर्थ है, ध्यान से सुनना, कि मेरा जो फाइनल इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, मेरा जो फाइनल इक्वेशन है उसकी एनर्जी ओरिजिनल दोनों इक्वेशन के गिब्स एनर्जी का टोटल सम है। आप बोलोगे हाँ। अब फाइनल इक्वेशन का क्या है? -NF(E) ऑफ द सेल दैट यू नीड। कौन सा? Cu2+2 Cu। ये तुमको पूछा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ये वाले का पूछा है। आप बोलोगे हाँ सर। पहले वाले केस में -NF(E) ऑफ Cu2+2 Cu+, ये चेंज हुआ था, प्लस
माइनस NFE ऑफ Cu प्लस टू Cu। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तीनों मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया, चेक कर लो। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ या ना? बढ़िया। अब मुझे n की वैल्यू बता दो फटाफट, n की वैल्यू दोनों तीनों के लिए n की वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ तो n इक्वल टू 1, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन हुआ एक्सचेंज हुआ, यहां पर भी n इक्वल टू 1, और यहां पर 2 से 0 गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, मतलब n इक्वल टू 2 आ गया, n की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हाँ भैया n की वैल्यू भी आ गई, मतलब -2 इंटू एफ, फैराडे को मैं चेंज नहीं करा क्योंकि आप समझ गए, इंटू ई ऑफ Cu2 प्लस और Cu, ये मेरे को ढूंढने का है, -1 इंटू एफ। अच्छा इसके ई की वैल्यू क्या दी थी पहले वाले की? 0.15, दूसरे वाले की क्या दी थी? 0.50, समझ गए ना? ब्रैकेट खोल दूं, प्लस माइनस, -1 इंटू एफ इंटू 0.5, क्लियर? आ गया आंसर? आंसर आ गया। 2FE of cell, 2FE is minus 0.15F minus 0.5F, क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करो, -0.15F, इसको मल्टीप्लाई करो -0.5F, माइनस 0.5 माइनस 0.5, ये क्या है? 50 है ना, 0.5 का मतलब 50 है, 50 और 15 कितना हुआ? 65, 65, बोलो हाँ या ना? तो 2FE देखो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, 2FE, अच्छा माइनस 2FE इज माइनस 0.65F, FF कैंसिल करूं, FF कैंसिल कर दूं तो 2E, अच्छा माइनस माइनस भी कैंसिल कर दूं, 2E इज इक्वल टू 0.65, तो E इज इक्वल टू 0.65/2, आंसर आ गया क्या? चेक करो आया कि नहीं आया? अरे बोलो क्या आया आंसर? .32 is your correct answer. 0.325 is your correct answer, है ना? 0.365 का आधा ना, 0.325 is your, ठीक है ऐसा ऑप्शन 0.325, यस ऑप्शन ए, बढ़िया सवाल। अच्छा मैं होता टीचर, मैं वो पेपर सेटर होता तो मैं एक प्लस 0.325 देता और एक माइनस देता कंफ्यूज करने के लिए। ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने एक ही दिया, ठीक है, भले लोग हैं, एक ही दिया, आंसर गलत नहीं जा सकता। क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि भाई एनर्जी का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड है, वोल्टेज का अलाउड डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर टिन, 4+ से 2+ जाने के लिए, मतलब रिडक्शन हो रहा है। टिन कपल इज 0.15 एंड क्रोमियम कपल इज -0.74. These two are connected in their standard states. What will be the cell potential? ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है। आप बोलोगे सर बकवास सवाल है, बकवास सवाल है। मुझे बताओ, जो ज़्यादा नेगेटिव वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, वो ज़्यादा रिएक्टिव, तो वो क्या बनेगा, एनोड या कैथोड? मैंने ज़्यादा नेगेटिव के बारे में बहुत सारा पका डाला आपको, है ना? इन दोनों में ज़्यादा नेगेटिव कौन है बताइए? ज़्यादा नेगेटिव कौन है इन दोनों में से, टिन या क्रोमियम? क्रोमियम है, ठीक है। जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, वो एनोड बनेगा। क्या बनेगा? यस, वो क्या बनेगा? एनोड। अब सोचते हैं क्यों बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो एनोड, मैंने क्या बोला, जो एनोड बनेगा, जो ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये मैंने बोला। जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव है, बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे गोचू, जो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है खुद ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं?
और ऑक्सीडाइज होने के लिए कहां जाएगा? एनोड पे ही तो जाएगा। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पे होता है कि नहीं? अगर मैं ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वाला हूं तो मैं बेटर, ज्यादा रिएक्टिव हूं, यस और नो? लिखा है मैंने, लिखा है कि नहीं? यहां पे जो ज्यादा नेगेटिव वाला है, देखो जो नेगेटिव वाला है वो क्या बनने वाला है? एनोड। सिंपल। अब आंसर बता दो, तो क्रोमियम और टीन में कौन एनोड बना? क्रोमियम। और कैथोड कौन बना? टिन। समझ गए क्या? अब आंसर आ गया। ई ऑफ सेल क्या है बोलो? इज ई कैथोड, इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कैथोड का वैल्यू क्या दिया है? 0.15। एनोड का वैल्यू क्या दिया है? माइनस कितना दिया है? माइनस 0.74। आया क्या आंसर? माइनस ऑफ माइनस कितना आया बोलो? तो बोलो आंसर क्या आया? आंसर आया 0.89 वोल्ट। आया कि नहीं? अब इसमें अगर आप ये गलती कर रहे थे, अगर आपने गलती कर दी, तो ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आपको गलती करने ही नहीं देगा। पूछो कैसे? अगर आपने ये ब्लंडर मार भी दिया, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपने ये ब्लंडर मार भी दिया कि आपने इसको कैथोड मान लिया और इसको एनोड मान लिया, तो थोड़ी बुद्धि वापरना, तो ये -0.74 -0.15 ऐसा आंसर आ जाएगा। कैथोड माइनस एनोड, तो तुमको वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, और वो सेल का पोटेंशियल माइनस में हो ही नहीं सकता। पहली बात तो चारों ऑप्शन प्लस में दिए ना भाई। और दूसरी बात, अभी मैंने क्या बोला? अगर ये सेल है और इसका पोटेंशियल माइनस में, तो ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी तंबूरा देगा कि मेरे से मांगेगा? भाई ये नेगेटिव है, ये तो बोलेगा भाई प्लग लगा, इलेक्ट्रिसिटी दे। कहां से देगा मेरे को ये इलेक्ट्रिसिटी? देगा क्या? नहीं ना। तो तुम इसमें ब्लंडर करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो। तुम जब ये करोगे अगर, और समझ जाओगे कि मैंने गलत कर दिया, तो अपने आप करेक्शन कर लोगे। समझ में आया क्या? नेगेटिव में आंसर आ ही नहीं सकता बेटा। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन मेरे को फेवरेट लगता है, क्योंकि ये गलती नहीं करने दे रहा बच्चों को। बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है? एनोड कैथोड एनोड कैथोड की वैल्यू में टेंशन नहीं लेना है। जो भी कैथोड है, माइनस ऑफ माइनस, वो ओवरऑल आपको वैल्यू प्लस आ ही जाएगी। टेंशन नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या बोलता है? फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयॉन्स विद कॉपर। सिल्वर को रिड्यूस करना है कॉपर यूज करके। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी, मतलब तुमने एक तरफ सिल्वर 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 और एक तरफ कॉपर लिया। ठीक है? सिल्वर और कॉपर लिया तुमने। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी, अरे यार इजी सवाल। सिल्वर के आयोन्स लेने हैं और कॉपर का मेटल लेना है। सवाल समझे? क्या लेना है? सिल्वर के आयोन्स, कॉपर का क्या लेना है? मेटल। और कॉपर जो है वो सिल्वर को रिड्यूस करेगा, ऐसा उसने बोला है। कवि की कल्पना देख रहे हो? बोल दिया उसने, कहानी उसने लिख के दे दी है। कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कॉपर है वो सिल्वर को रिड्यूस कर रहा है, कर रहा है, यानी कि कॉपर ने सिल्वर के इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, सिल्वर रिड्यूस हो गया। सिल्वर के आयोन्स हो गए लिड्यूस हो गए। आइए, हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं? हो गए, है ना? तुतुल पुतुल, आज मैं हेरा फेरी देख लिया है। तुतुल पुतुल फेवरेट फिल्म। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो बोल रहा है भाई इसमें था 0.46। ये तुमको ई सेल का वैल्यू दे दिया। ये तुमको क्या दे दिया? ई सेल का वैल्यू दे दिया उसने। और एन तो आपने निकाल ही लिया होगा। एन क्या निकाल लेंगे? एन कितने क्या बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे? अब यहां पर एक स्मार्टनेस आपको करनी है ध्यान से। कॉपर की वैलेंसी नॉर्मली कितनी होती है? कॉपर इसमें मान जाएगा, एक में कॉपर की वैलेंसी क्या होती है?
1 2 कॉपर मेटल की नॉर्मली वैलेंसी कितनी होती है 2, क्यूप्रिक कितनी होती है, अरे बोलो कितनी होती है 2। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल है क्या, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। मुझे बताओ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, एन की वैल्यू कितनी है बताओ 2, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, अरे 2 मोल 2 चार्ज आया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, अरे बोलो हाँ या ना, -2 इंटू 96500। ई ऑफ सेल कितना दिया बेटा, बस आ गया आंसर, कर लो आंसर आ गया, -2 इंटू 0.46, तो -0.92 इंटू 96500, तो -92 इंटू 965, ये आंसर आया क्या, चेक करो, मल्टीप्लाई करो फटाफट, मल्टीप्लाई करो। मैं आलसी हूँ, मेरा एग्जाम नहीं है, तुम लोग का एग्जाम है, तुम मल्टीप्लाई करो, मैं कैलसी यूज करूँगा। मैं कभी कभी वैसे आलसी फील होता है ना, तो ये आता है इक्वल टू -88.7 किलो जूल, है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा -88.7 किलो जूल। यस, ऑप्शन ए और बी को ध्यान से देखना जरा, ए और बी को गड़बड़ नहीं करना, ये करंट जोहर है, ये सिर्फ जोहर है, मतलब अरे ये मतलब ये किलो जूल है, ये सिर्फ जूल है, अपने को क्या चाहिए किलो जूल चाहिए, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 37 क्या बोलता है बॉस, चेक करेंगे। कॉपर, अरे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस, इसमें कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, सेम हो गया ना, सेम कैसे करोगे, वही NFE ऑफ सेल से कर लोगे, करोगे ट्राई, देखो सेम तरीके से करोगे NFE ऑफ सेल से, बोलो हाँ या ना, कैसे, देखो ना, ये सेल, ये पोटेंशियल नंबर 1, ये पोटेंशियल नंबर 2, इसके लिए तुमको चाहिए क्या, ये इसी का रिपीट क्वेश्चन नहीं है क्या, कौन सा, ये वाले का, देखो इसी का रिपीट क्वेश्चन है, देखो इनफैक्ट रिएक्शंस भी तीनों सेम दिया, देखो 1 2 और 3, तीनों रिएक्शन सेम दिया, देख लो मिल गया, सेम क्वेश्चन है, कर लेना आंसर आ जाएगा, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है विद द सेम वैल्यूज ऑल्सो, इसलिए खुद से ट्राई करो, कोई टेंशन नहीं। अगला क्या है, स्टैंडर्ड फ्री है, फ्री एनर्जी बोले तो फ्री एनर्जी का दूसरा नाम बताया था, फ्री एनर्जी किसका दूसरा नाम है, फ्री एनर्जी गिब्स एनर्जी का दूसरा नाम है, फ्री एनर्जी इज गिब्स एनर्जी। मैं कैसे याद रखता हूं, अगर कंफ्यूजन होता है फ्री एनर्जी गिब्स एनर्जी, अगर याद नहीं रहता, फ्री एनर्जी दे देता है, वो बाहर फेंक देता है, नेगेटिव है ना, तो इट गिव्स इट, बंगाली आदमी गिव को गिव बोलता है, गिव, आई एम गिविंग यू, तो गिव, ठीक है, गिव्स एनर्जी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दिया -237, -394 और -8.2 फॉर H2O, CO2 एंड पेंटेन गैस, मतलब वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और पेंटेन के लिए ये फ्री एनर्जी से गिव्स एनर्जी है। द वैल्यू ऑफ ई सेल फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, अरे सेम फंडा, फिर से वही, वो गिव्स एनर्जी के हिसाब से ही तुमको बोल रहा है कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करके तुम क्या करो, पेंटेन और ऑक्सीजन का ये निकाल लो, क्या अपना रिएक्शन लिखो और उसका चेंज किस तरह से आने वाला है वो निकालो। एक जरा हिंट देता हूँ, फंडामेंटल आइडिया का हिंट देता हूँ, फंडा का हिंट देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब दिस क्वेश्चन इज वर्दी ऑफ बीइंग, हाँ एक एंट्रेंस का क्वेश्चन, या क्योंकि वो सिर्फ 2-3 अलग अलग चैप्टर की तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। वो फंडा देता हूँ, आंसर आ जाएगा, फंडा देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज करने के लिए क्या बोल रहा है वो ऐसा एक सेल यूज करने के लिए बोल रहा है तुमको जहां पर तुम पेंटेन और ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो। मुझे ये बताओ, बचपन में पढ़ा होगा या मैंने 11th में जो एकदम बेसिक चीज़ है जो एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, वो क्या होती है कि भाई आप पेंटेन लेके आ रहे हो C5H12 और उसको आप ऑक्सीजन के साथ में हीट कर रहे हो। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में हीट कर रहे हो।
तो क्या मिलता है बोलो? कोई भी हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलता है बच्चों? CO2 प्लस H2O मिलता है ना। दुनिया के कोई भी हाइड्रोकार्बन को तुम हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलेगा? CO2 और H2O मिलेगा। बोलो हाँ या ना, है ना। अब बैलेंसिंग कर लें। बैलेंसिंग का भी मैंने एक ट्रिक बताया था। बैलेंसिंग का भी एक इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक नहीं है तो फिर डायरेक्ट ट्रिक आता नहीं है तो भी डायरेक्ट बैलेंसिंग कर सकते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, ठीक है। 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 6 2 जा 12। अभी 5 2 जा 10 और 6 कितना 16, तो ये 8 2 जा 16। ईजी, रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये रिएक्शन हो गया, इससे हमने क्या उखाड़ा? अरे भैया यही तो है, इससे तुमने ये उखाड़ा कि H2O ये रहा, CO2 ये रहा, पेंटेन ये रहा। समझ गए ना? तुमको एनर्जी तीनों की दी है, तुमको एनर्जी तीनों की दी है, तो रिएक्शन की एनर्जी निकाल लोगे क्या? समझ गए ना? तुमको तीनों की इंडिविजुअल एनर्जी दी है कि नहीं? क्वेश्चन को पढ़ो, दी है ना? तो रिएक्शन की एनर्जी निकाल लोगे। अब मैं तुमको बोलूं रिएक्शन की तुमने गिब्स एनर्जी निकाल ली तो ई ऑफ सेल निकाल लोगे कि नहीं? बोलोगे हाँ, ये हुई ना बात। अब चलो आप सॉल्व करो फटाफट, मैंने हिंट दे दिया, अब आपको आना चाहिए, फटाफट बताओ। है ना, वैल्यूज क्या दी है? वैल्यूज भी लिख लें क्या? वैल्यूज लिख लें फटाफट। मेरे को पेंटेन की वैल्यू क्या दी है बोलो? -8.2। ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन की 0। एलिमेंट्स की कितनी होती है? ऑफकोर्स अपने को मालूम है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, एलिमेंट के लिए एनर्जी कुछ होती ही नहीं। CO2 की कितनी दी है बेटा? -394 ठीक है। और वाटर के लिए कितने दिए? -237.2, है ना। कोएफिशिएंट्स को ध्यान में रखना। अब मुझे बताओ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं सुनो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप समझ गए होगे, हाँ, सम ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए ना? प्रोडक्ट्स की एनर्जी बताओ, प्रोडक्ट्स क्या है तुम्हारे? 5 × 394.4, है ना, माइनस साइन के साथ, प्लस 6 × 237.2, ये भी माइनस साइन के साथ, ये तुम्हारे हो गए प्रोडक्ट्स। माइनस ऑक्सीजन का तो 0 ही होगा, 8 × 0 0 होगा, है ना, माइनस ऑफ 8.2। समझ गए? क्योंकि पेंटेन एक ही मोल था तुम्हारे पास। पेंटेन क्या था? ओवरऑल एक ही मोल था। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट कर लो, चलो कितना आता है? 394। अभी एकदम वो डेसिमल वेसिमल टाइप का है ना, -1972। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, करो, कोई टेंशन नहीं है ना। फिर 237.2, या अगर आपको डेसिमल नहीं करना है तो आप राउंड ऑफ करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1423.2 प्लस 8.2, है ना, तो 1972 तो ये आता है -3387 जूल। कितना आता है? किलो जूल, सॉरी, -3387, सब कुछ किलो जूल में दिया। करके देख लो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो नेगेटिव ऑफ 3387 किलो जूल। अब आंसर आ गया। अब तो क्या बहुत इजी हो गया यार। मुझे बताओ ये अपना क्या बोलते हैं, NFE ऑफ सेल में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, डेल्टा जी को, N की वैल्यू मालूम है, F की वैल्यू मालूम है, E ऑफ सेल मिल जाएगा। दैट इज योर आंसर। करके देख लो, अपने को मालूम है ना डेल्टा जी इज -NFE ऑफ सेल। क्या मुझे डेल्टा जी मिल गया? -3387। अब बोलोगे सर -N कहाँ से निकालोगे? अब ये सवाल आएगा ना, -N कहाँ से निकालोगे? सही है, तो मुझे बताओ ज़रा, थोड़ा दिमाग लगा के बताना,
यहां पर कितने H प्लस निकलेंगे, 6 2 12 H प्लस, और यहां पर भी 12 H प्लस निकलेंगे मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे पास H प्लस, अब उसके लिए ना पूरा लंबा चौड़ा वापस आपको इक्वेशन लिख के बैलेंस करके चेक करना पड़ेगा। आप कर सकते हो H प्लस और O2 को लिख कर बैलेंस करके आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ क्या, N, ठीक है। बट फिलहाल मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ जस्ट टू, जो तो ये बहुत ऐसा होगा कि आधा घंटा ये एक ही क्वेश्चन चलते रहेगा ना। इसका वैल्यू आएगा 32, करके देख लेना, ठीक है। आप रेडॉक्स जब रिएक्शन लिखते हो तो इसका वैल्यू कितना आता है, 32, ये मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रख लेना। और ये E ऑफ सेल, अब E ऑफ सेल निकाल लोगे, माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो E ऑफ सेल विल बी 3387 किलो जूल है, ध्यान में रखना। तो 10⁻³ जूल कर लिया मैंने, अपॉन 32 इंटू 96500, क्लियर हो गया है। तो 3387, ये इसके 2 0 उसके 2 0 से कैंसिल कर दूं, 96.5, आंसर आता है 1.09, है ऐसा ऑप्शन 1.09, यस 1.09 इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ गया समझो, वैसे बाय द वे ये पुराने सिलेबस का था, इतना डिफिकल्ट अब नीट में नहीं आता, ठीक है। दिस विल बी वेरी, मतलब बोल सकते हैं वेरी डिफिकल्ट लेवल। हाँ, अगर ये आपसे एकदम फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं बन रहा है तो शायद आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन शायद आपको ये रियलाइज हो कि यार इसको सवाल को करने में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे मत पड़ना आपके एग्जाम में। अगर आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, सब आपको बाकी सब कुछ आता है, तो ऐसे टाइम के पीछे, ऐसे क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट करने में कोई लॉजिक है। क्योंकि आप देखोगे तो बहुत ही घटिया कैलकुलेशन है, एकदम 1.09 उनको ऐसा चाहिए, है ना। तो कहीं भी आपका चांस बहुत ज़्यादा है कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको हो जाएगी, भले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझता है तो भी। तो स्मार्ट तरीका क्या है कि इसको इतना अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया कि अगर वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे कोई इजी कैलकुलेशन वाला सवाल पूछेगा, जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके नीट में वही होगा, अगर ये सेम कॉन्सेप्ट उसने रिपीट भी किया तो वो कैलकुलेशन को ईजी बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो आपको वो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला आंसर देगा, तो आपको कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग E0 वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। बहुत इजी सवाल है यार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोला था मैंने, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो अच्छा, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें किसकी कम नेगेटिव वैल्यू है, अब यहां पर उसने कितनी चतुराई से आपको घुमाया है, देखो। वो बोलेगा अच्छा आप दुबे सर से सीख के आए हो, जिसकी नेगेटिव वैल्यू वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपको घुमा दूंगा। वो ये कर रहा है, लेकिन मैं आपको तैयार करके भेज रहा हूं, आप टेंशन मत लो। देखो, मैंने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी कि जो स्टैंडर्ड माना जाता है, जो नॉर्मल माना जाता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बताइए बच्चों। रिडक्शन। यहां पर दोनों रिएक्शन क्या लिखे हैं गधों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, दोनों रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन के लिखे हैं उसने, समझ गए। दोनों रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन के लिखे हैं, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, है ना। देखो दिस इज दिस मच प्लस ये, तो लॉस बता रहा है, फिर यहां पे भी लॉस बता रहा है, बट वो रिएक्शन तुमको ऑक्सीडेशन का बता के घुमाने की कोशिश कर रहा है। मेरा बताया हुआ सारा रूल स्टैंडर्ड कंडीशन में अप्लाइड है। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या भैया, रिडक्शन पोटेंशियल देखनी है, मतलब जब रिडक्शन हो रहा हो, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो मैंने जो रूल बताया उसको उल्टा करके सोचेंगे, या ये जो इक्वेशंस दिए इनको उल्टा करके रूल को अप्लाई कर देंगे, सिंपल। क्या फंडा था, देखो फंडा क्या था, चेक फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब सुनना समझना, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये एरो क्या हो जाएगी, अब समझ गए।
आप समझ गए, ऑपोजिट कर दिया, वैल्यू भी ऑपोजिट कर दी, सिंपल। अब सही है ना। अब जो कम वाली वैल्यू है, ऐसा बोलता था मैं, तो कम वाली वैल्यू है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, तो जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। अब पढ़ो क्वेश्चन को, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग में ये और ये कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली बड़ी वैल्यू है, तो Fe3+ को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। समझ गए क्या फंडा क्या है इस क्वेश्चन में, हिंट क्या है, हिंट इन दिस क्वेश्चन, हिंट फॉर दिस क्वेश्चन, हिंट फॉर दिस क्वेश्चन क्या था, रिवर्स द इक्वेशंस एंड चेक। बोलो हाँ या ना। क्यों क्यों करने का रिवर्स, अपने मन से कर रहे क्या हम लोग, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज गिवन एंड वी वांट रिडक्शन इक्वेशंस, है ना। हमारे लिए SRP इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसने तो हमको ऑक्सीडेशन दिया, तो हम उल्टा करके चेक करेंगे, सिंपल। आंसर क्या आ गया, Fe3+। समझा कि नहीं समझा, क्लियर, सिंपल। एक और सवाल कर लेते हैं, चलो क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ओके, E0 एट पर्टिकुलर दिस थिंग इज। अच्छा, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला रिएक्शन है, इसकी E0 की वैल्यू ये है। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। अरे बोलो हाँ या ना, यस, ओके। और एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, अगेन यहां पर एक फंडामेंटल आइडिया समझ लो। एट इक्विलिब्रियम क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा, मतलब ये एट इक्विलिब्रियम ही वैलिड है। तो इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन वगैरह का जो ये फॉर्मूला था ना, वो E ऑफ सेल इज E0 ऑफ सेल वगैरह जो था ना, वो सीधा सीधा क्या हो जाता है आपका, वो सीधा सीधा बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, 0.0592 अपॉन n नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंस। मतलब मेरा नर्स इक्वेशन पूरा वही था, वो जो E ऑफ सेल इज E0 ऑफ सेल माइनस समथिंग था ना, उसको मैं ये बाजू लेके आ गया। क्लियर, काफी सिंपल। अच्छा, मैं ln लूं तो मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करने का मेरे को जरूरत नहीं है, और लॉग लेता तो 2.303 से मल्टीप्लाई करता। समझ में आया क्या बोला, है ना। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन लिखता हूं मैं। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन जरा देखना ध्यान से, क्या है ओरिजिनल फॉर्म। E ऑफ सेल इज E0 ऑफ सेल माइनस, वो 0.0592 कैसे आया वो बता रहा हूं। RT बाय NF log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ K, RT बाय NF log ऑफ K, ये ओरिजिनल है। तुमको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं कि रट्टा मारने को बोल दिया, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझो। R क्या था तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या है 8.314। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना मानते हो, 25 डिग्री सेल्सियस, चेक करो, 298 केल्विन दिया है ना, मालूम है 298 केल्विन। फैराडे की वैल्यू कितनी है 96,500। इसको मैं लॉग में कर दूं तो कितना 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेक्निकली तुमको ऊपर 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 अपॉन 96,500, ये तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई ना। अब इसको तुम पूरा निकाल के देखोगे तो 0.0592 आता है। ऐसे हम यूज करते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर यूज तो करते हैं, लेकिन यहां क्यों बता रहे हो, यहां इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं इक्विलिब्रियम मान लूं तो ये E ऑफ सेल मैं 0 मान लूंगा, इक्विलिब्रियम मतलब इसको हटा दूंगा और इसको ये बाजू लेके जाऊंगा, समझा, या फिर ये पूरे इसको एक बाजू ये बाजू लेके जाऊंगा, समझा। ध्यान से सुनना, मैं E ऑफ सेल को इक्वेशन से हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि क्या मान लिया मैंने, इक्विलिब्रियम कंडीशंस मान लिए। ध्यान से सुनना, क्या मान लिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस मान ली है।
ठीक है, अब समझो, E of cell, sorry, E naught of cell is RT by NF नेचुरल लॉग ऑफ K। ये मेरा मेन इक्वेशन बन जाता है। क्या किया, फिर से समझना, इसको पूरा का पूरा इधर लेके गया और इसको हटा ही दिया इक्वेशन से। ये मेरा एट इक्विलिब्रियम वैलिड होता है, ये ध्यान में रख लेना। कुछ नया नहीं किया, ओरिजिनल इक्वेशन से ही डिराइव करके दिखाया। आप बोलोगे ठीक है सर, अब क्या है बताओ। अब मुझे ई नॉट ऑफ सेल मालूम है, आर मालूम है, टेम्परेचर दिया है, देखो आर मुझे मालूम है 8.314 होता है, टेम्परेचर दिया है, ई नॉट ऑफ सेल दिया है, एन मुझे पता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, एन मालूम है, एफ की वैल्यू मालूम है। क्या मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा? समझ गए? अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? ये मेरे को दिया बेटा 0.46, कितना दिया है बोलो, कितना दिया? 0.46। आर की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, पता होना चाहिए ना। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314 है ना। और आपकी ये क्या बोलते हैं, एफ, यस। अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना इसको, और सिंप्लीफाई कर डालता हूँ मैं आपके लिए, चलो और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एन एफ बाय आर टी, है ना। ये अब सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो ना, 0.46 इंटू 2 इंटू फैराडे 96500 अपॉन आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया 298। ये तुम्हारा आया नेचुरल लॉग ऑफ के। और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एंटी लॉग ले लोगे या उसका ये ले लोगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटा के कैलकुलेशन कर लोगे। अब अगेन मैं आपको कैलकुलेशन जो है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई होप ये कर पाओगे। 4 × 10⁻15 कैलकुलेशन ये रही, 4 × 10⁻15 ये आंसर आता है। ठीक है, सो बच्चों अभी इसमें यहाँ तक अभी कंप्लीट करते हैं सेशन में। कुछ क्वेश्चंस जैसा आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि मैथमेटिकली बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको फिर से दोबारा बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में से जो मैथमेटिकली चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं वो नीट के अभी रिसेंट एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पूछे जाते हैं, तो आपने उसका फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है। बीइंग बायो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको मैथ्स में वो डर रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है फालतू का स्ट्रेस, प्लीज़ फालतू का स्ट्रेस इसका मत लेना, क्योंकि आपके लेवल पे आपके अभी इस जो अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हैं एनटीए के आने के बाद से काफ़ी सिंपल और बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे कैंसिल आउट करने के ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो कुछ ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट को सीख लेना, बेसिक पैटर्न को समझ लेना कि अगर वो पैटर्न रिपीट करता है तो हम कहीं पे फंस नहीं जाए। ठीक है ना, वो मेजर टाइप्स और मेजर वेराइटीज़ तो हमने ज़रूर इसकी कवर कर ली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो।